Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फैमिली लॉ की प्रोफेसर हूँ। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे हिंदू लॉ के लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ। आज ये मेरा 7वां लेक्चर है। मैंने छठे लेक्चर में बेसिकली हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जहाँ तक माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सवाल है, बेसिकली ये गार्जियनशिप को डील करता है, उनकी पावर्स को डील करता है, उनका वेलफेयर्स का, चिल्ड्रन का वेलफेयर के बारे में बताता है। ये एक्ट है, ये नेचुरल गार्जियंस का बताता है। नेचुरल गार्जियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फादर और फादर के बाद मदर, बट ये बाद वाला जो आफ्टर वर्ड है सेक्शन 6 का, ये मतलब गीता हरिहरन के केस में स्पेसिफिकली ये दिया गया था कि आफ्टर मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेथ हो। अगर फादर जिंदा भी है बट उसका प्रॉपर केयर, बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं कर रहा, तो फादर के जीते जी भी मदर नेचुरल गार्जियनशिप अज्यूम कर सकती है। ये तो था लेजिटिमेट बच्चों का। जहाँ तक इलेजिटिमेट का था, सेक्शन 6 बोलता है पहले मदर, मदर के बाद फादर, और माइनर वाइफ का भी बताते थे कि उसमें बताया गया है कि हस्बैंड उनका नेचुरल गार्जियन है। ये लोग गार्जियनशिप इनकी तब नहीं रहेगी जब वो सीज टू बी हिंदू हो जाएंगे या कन्वर्ट कर लेंगे अपना को किसी और रिलीजन में। इसके अलावा टेस्टामेंट्री गार्जियन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है प्रोविजन। टेस्टामेंट्री जहाँ भी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि वो गार्जियंस हैं जो कि विल के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो विल के द्वारा यानी इनके नेचुरल गार्जियंस इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। और जो टेस्टामेंट्री पहले जब ये एक्ट नहीं आया था, उस एक्ट के आने से पहले ये स्पेसिफिकली बोला, इसमें ये होता था कि जो फादर था वो अपने लाइफ टाइम के दौरान विल के थ्रू किसी और को गार्जियन बना जाता था, और उनकी डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद मदर को गार्जियनशिप ना मिलके जो टेस्टामेंट्री गार्जियन था वो बच्चे की गार्जियनशिप अज्यूम करता था। तो ये जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, ये जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये इसको ख़त्म करता है। इसमें अब ये बताया गया है कि फादर के बाद मदर है नेचुरल गार्जियन, और फादर अगर अपने लाइफ टाइम में कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करता है तो वो गार्जियन नहीं माना जाएगा, मदर नेचुरल गार्जियन होगी। और अगर मदर भी अपने लाइफ टाइम में टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करती है तो मदर की डेथ के बाद जो गार्जियन टेस्टामेंट्री गार्जियन मदर ने अपॉइंट किया है वो गार्जियनशिप अज्यूम करेगा, रादर देन जो फादर अपॉइंट करके गया है। टेस्टामेंट्री गार्जियन को एक्सेप्ट करना होता है गार्जियनशिप, और ये गार्जियनशिप इन केस ऑफ विमेन उसकी शादी पे ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो पावर्स हैं, इनमें नेचुरल गार्जियन का मैंने पहले बता चुकी हूँ। सेक्शन 8 में एक्ट के पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन दिया गया है। और टेस्टामेंट्री गार्जियन की जहाँ तक पावर है, इसको ये बताया गया है कि उनसे वही जो पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन दी गई है सेक्शन 8 में, वही है अनटिल एंड अनलेस वो विल के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, क्योंकि विल में जो प्रोविजंस होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। ये ऑब्वियसली जब बंदा मर जाता है, जो विल बनाता है, तब ये ऑपरेटिव होता है। तो जो वो विल में लिख के गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो गवर्न होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सर्टिफाइड गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट किया था, गार्जियन बाय एफिनिटी किया था, हम लोगों ने डी फैक्टो गार्जियंस किया था, और बताया था कि गार्जियन का जो वेलफेयर है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हर जगह कोर्ट कोई भी केस हो जहाँ पे बच्चों का सवाल आता है, वो हमेशा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखते हैं। तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। आज ये 7th लेक्चर में बेसिकली मैं जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोपास्टरी बताऊंगी। जहाँ तक जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत ही कॉमन वर्ड है, और हम लोग ये कहते हैं कि ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं कि तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। क्वेश्चन ये आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है।
जॉइंट फैमिली बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये हम लोग मानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन मेल एंसेस्टर along with all the male descendants with their wives, with their widows, unmarried daughters, everybody who's there in the family, he is a part of a joint family. जॉइंट फैमिली की शुरुआत के लिए कॉमन एंसेस्टर का होना ज़रूरी है, कहीं से तो ये शुरू होगा, पर इसकी कंटिन्यूएशन के लिए कॉमन एंसेस्टर का होना ज़रूरी नहीं है। यानी जब इसको शुरुआत होगी तो कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, पर क्योंकि ये हम मानते हैं कि जॉइंट फैमिली टिल परपेचुअली एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली पुराने लोग मरते हैं, नए ऐड होते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली चलती रहती है। तो कॉमन एंसेस्टर का शुरुआत के लिए होना ज़रूरी है, पर उसकी कंटिन्यूएशन के लिए कॉमन एंसेस्टर का होना ज़रूरी नहीं है, और नए मेंबर्स आते रहते हैं फैमिली में, वो फैमिली का पार्ट होते हैं। जॉइंट फैमिली का पार्ट होने के लिए कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आप उस घर में पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर अ मेंबर ऑफ दैट जॉइंट फैमिली। आप उस घर में पैदा, आपकी पैदाइश उस घर की है, तो हम जब भी पैदा होते हैं हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जाता कि आज से हम इस फैमिली के मेंबर हैं। हम उस घर में पैदा हुए हैं, ऑटोमेटिकली हम उस घर के मेंबर हैं। तो जितने भी उस घर में पैदा होंगे वो उस घर के मेंबर हैं। जॉइंट फैमिली में लोग बाहर से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। बाहर से का मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो पैदा नहीं हुए वहाँ पे वो भी उस घर का पार्ट हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की उस घर में अडॉप्शन होती है तो अडॉप्शन के बाद वो बच्चा उस घर का बच्चा है, उस घर का पार्ट है, तो वो भी उस जॉइंट फैमिली का एक हिस्सा है, वो भी उस जॉइंट फैमिली का एक मेंबर है, क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अडॉप्शन के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन एक अडॉप्टेड चाइल्ड में और एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड में नहीं होती है। तो जो राइट्स नेचुरल चाइल्ड को मिले हैं, जिस घर के बच्चे को मिले हैं, जो औरस पुत्री या पुत्री है, वही राइट्स अडॉप्टेड चाइल्ड उस बच्चे को भी मिले हैं। तो आप अडॉप्शन से, अगर आपका अडॉप्शन होता है उस घर में, उस घर का पार्ट हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। सिमिलरली अगर उस घर में किसी की शादी होती है, कितनी हमारे बाहर से शादियां लड़कियां घर में आती हैं जो बहुएं कहलाई जाती हैं, तो वो उस घर में उनकी पैदाइश नहीं हुई है, बट वो भी उस जॉइंट फैमिली का अब शादी के बाद हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली का मेंबर बनने के लिए उस घर में सिर्फ पैदा ही होना है तभी आप बन जाएंगे। आप अगर अडॉप्ट, बाहर से भी लोग इसके घर का पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया शादी हुई है उस घर के अंदर, या आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, तो भी ये लोग उस घर का पार्ट हो जाएंगे। जॉइंट फैमिली में कोई लिमिटेड नंबर नहीं है, जो भी उस घर के हैं मतलब, तो उसमें वो उस घर का पार्ट है। उस घर के मेल मेंबर्स, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके जितने भी हैं लोग, वो कोई लिमिटेड नंबर उसमें नहीं है कि इतने लोग जॉइंट फैमिली हैं। हम कोई नंबर नहीं रखते कि इतने लोग जॉइंट फैमिली का मेंबर हैं और बाकी के जो रिमेनिंग है वो नहीं होंगे। जितने उस घर के बंदे हैं वो उस घर का पार्ट है, वो जॉइंट फैमिली मेंबर हैं वहाँ पे। जॉइंट फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी आज इट्स नॉट द नॉर्म और बून ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी, बहुत पहले से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत के लिए कॉमन एंसेस्टर की ज़रूरत है, बट इसकी कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरत नहीं है। जॉइंट फैमिली का मेंबर होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही छत के नीचे रहें। कई बार आजकल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, दिल्ली में है, एक फादर है, उसके 3 बेटे हैं, ABC। अब क्या हुआ, इनकी शादियां हो गई, अभी सब दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम कहते हैं ये जॉइंट फैमिली है। अब कल को जॉब की वजह से फॉर एग्जांपल A अपनी बीवी के साथ चंडीगढ़ चला जाता है, या B अपने बीवी बच्चे के साथ मद्रास चला जाता है,
या डी दिल्ली में ही रह जाता है, तो ये अलग अलग हो गए, कोई मद्रास में है, कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है। देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस, फूड वर्शिप एस्टेट हम लोग बोलते हैं। पर यहाँ पे जॉब की वजह से वो अलग हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज कि जॉइंट फैमिली को अलग करने के लिए ज़रूरी है, एक तरीके से अलग हो सकते हैं कि ये खत्म हो जाए जॉइंट फैमिली, और वो है पार्टीशन, कि जब विभाजन होगा उससे पहले, चाहे आप एक रूफ के अंडर रह रहे हैं, चाहे आप एक रूफ के अंडर नहीं रह रहे, आप जॉब की वजह से गए हैं, वैसे गए हैं, जब तक कि जॉइंट फैमिली का पार्टीशन नहीं होता तब तक आप जॉइंट फैमिली के पार्ट हैं। तो आपको जॉइंट फैमिली खत्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टीशन मांगना पड़ेगा। अब अगर पार्टीशन मांगना पड़ेगा तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन पार्टीशन मांगेगा। क्या ये हक पार्टीशन मांगने का हर मेंबर को है फैमिली में, कि क्या ये हक पार्टीशन मांगने का सिर्फ लिमिटेड लोगों को है, लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, मैंने अभी बोला जॉइंट फैमिली का मेंबर होने के लिए कोई लिमिट नंबर नहीं है, आप उसको कहीं पे लिमिट नहीं कर सकते कि पहली जनरेशन वाले मेंबर हैं, दूसरी वाले हैं, तीसरी जनरेशन तक के ही मेंबर्स हैं जो जॉइंट फैमिली के पार्ट हैं, ऐसा नहीं है। आप उस घर में पैदा हुए हैं, आप उसके घर में शादी हुई है, आप उसके घर में अडॉप्ट हुए हैं, आप उस फैमिली का मेंबर हैं। जब तक कि विभाजन नहीं होगा ये जॉइंट फैमिली वैसी की वैसी रहेगी, चाहे आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, चाहे आप एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं। अब अगर आपको पार्टीशन चाहिए तो ये जो राइट है पार्टीशन का, हर मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली को नहीं दिया गया है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हैं जो कि विभाजन मांग सकते हैं प्रॉपर्टी का, जो पार्टीशन मांग सकते हैं, और ये जो बंदे हैं जो जॉइंट फैमिली के ही मेंबर हैं बट लिमिटेड इन नंबर हैं, यानी जॉइंट फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सारे कोपार्टनर्स नहीं हैं। कोपार्टनर वो मेंबर्स हैं जो सिर्फ जो पार्टीशन मांग सकते हैं, जिनका राइट है पार्टीशन मांगने का, और ये लिमिटेड इन नंबर हैं। हर मेंबर जॉइंट फैमिली का कोपार्टनर नहीं है, बट हर कोपार्टनर जॉइंट फैमिली का मेंबर है, क्योंकि जॉइंट फैमिली जीनस है और कोपार्टनरी स्पीशी है, वो उसका पार्ट है। जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा, बहुत उसका एम्बिट बहुत वाइड है, कोपार्टनरी लिमिटेड इन नंबर है। ये जो वर्ड कोपार्टनर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही जो लोग हैं जो जॉइंट फैमिली को अलग कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली अपना शेयर मांग सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी का डिवीजन मांग सकते हैं, पार्टीशन मांग सकते हैं। तो ये जो बंदे हैं कोपार्टनर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर 2 स्कूल्स अंडर हिंदू लॉ। पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दया भागा। अब मिताक्षरा जो है, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कोपार्टनरी वर्ड जो मैंने अभी आपको बोला कि ये लोग लिमिटेड इन नंबर हैं, ये इनके पास बड़ा इंपॉर्टेंट राइट दिया गया है। यही वो लोग हैं जो पार्टीशन मांग सकते हैं। घर के हर सदस्य को ये राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का डिवीजन मांग सके। तो ये जो लिमिटेड इन नंबर हैं ये मिताक्षरा और दया भागा के अंडर हैं। जो मिताक्षरा स्कूल है वो थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल होता है, मैंने अपने ये पहले लेक्चर में भी बताया था। बट ये जो दया भागा स्कूल है ये कुछ लिमिटेड स्टेट्स में अप्लाई होता है, ये सारी स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं होता। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में है, असम में है, तो दया भागा स्कूल है। बट थ्रू आउट इंडिया ये मिताक्षरा स्कूल है जो पूरे भारतवर्ष पे अप्लाई होता है। अब अगर हम यहाँ पे मिताक्षरा को अगर हम पहले लें जो थ्रू आउट इंडिया अप्लाई होता है, तो क्वेश्चन आता है कि ये मिताक्षरा कोपार्टनरी क्या है। ये मिताक्षरा कोपार्टनरी दया भागा कोपार्टनरी से बहुत अलग है। अलग मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मिताक्षरा में जो कोपार्टनर्स हैं
उनका बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी के अंदर। बर्थ राइट प्रॉपर्टी के अंदर का मतलब ये है कि जब ये पैदा होते हैं, हम इनको ये भी बोलते हैं कि दे आर द वंस हु आर बोर्न विद द प्रॉपर्टी, यानी ये जब पैदा होते हैं ये प्रॉपर्टी के साथ पैदा होते हैं। और अगर उनके एंसेस्टर्स, उनके फादर्स फादर या फादर फादर फादर, पैटर्नल साइड की मैं बात कर रही हूँ, ये अगर प्रॉपर्टी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ ये कोपार्टनर्स, तो ये चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब मैं बार बार कोपार्टनर्स बोल रही हूँ कि ये मिताक्षरा कोपार्टनर्स कौन है। अगर हम देखें इसको, मैंने अभी बोला ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली का पार्ट होते हैं। हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स कोपार्टनर्स नहीं होते। ये कोपार्टनर्स ज्वाइंट फैमिली के मेंबर तो हैं बट ये लिमिटेड इन नंबर हैं। तो हम लोगों 2005 से पहले, क्योंकि 2005 में डॉटर्स भी कोपार्टनर्स हैं, उससे पहले हम बोलते थे अ कॉमन मेल एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशंस, ये होते हैं मिताक्षरा कोपार्टनर। तो अगर मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके इसको बताऊंगी तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगी एग्जाम्पल के थ्रू। ए बी, मैं सिंपल एग्जाम्पल से लूंगी, सी डी ई एफ जी, बहुत ज्यादा लंबा ले गई हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये सारे अगर हम लेते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सारे ए से लेके जी तक सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी ये सारे क्योंकि इस घर में पैदा हुए हैं या ये सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कोपार्टनर, मैंने बोला अ कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर जनरेशन। अब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर ए जो है ओरिजिनल होल्डर भी है, कॉमन एंसेस्टर भी है, पर 3 जनरेशन 1, 2 एंड 3। तो इस केस में ए बी सी डी ये सारे कोपार्टनर्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर जनरेशन, अगर यहाँ पे सी की डेथ हो जाती है तो ये हो जाएगा ए बी डी। कॉमन एंसेस्टर होते हैं, कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे ए है और बी सी डी इसकी 3 जनरेशन है आगे, तो डी तक ये सारे कोपार्टनर्स हैं। तो इस केस में ए से लेकर डी तक कोपार्टनर्स हैं, ई एफ जी कोपार्टनर्स नहीं है, बट ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे जॉइंट फैमिली का पार्ट है। कोपार्टनर सिर्फ लिमिटेड डी तक, यानी अगर किसी को पार्टीशन लेना होगा तो ए से डी तक पार्टीशन मांग सकते हैं। ई एफ और जी के पास कोई राइट नहीं है पार्टीशन मांगने का। अगर सी की डेथ हो जाती है तो कोपार्टनर हो जाएगी ए बी डी, अ कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर जनरेशन। सिमिलरली डी की डेथ हो गई तो ए और डी, तो यहाँ पे अगर डी की डेथ हो जाती है यहाँ पे तो ए ही रह गया है इस कोपार्टनरी में, और ये यहाँ पे सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर है। पर अगर इसकी डेथ से पहले अगर हम डी की डेथ ना करें यहाँ पे और ए की डेथ कर देते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट्स में मतलब वो बंदा मर गया है, तो यहाँ पे डी अब लास्ट होल्डर हो जाएगा और इसके आगे 1 2 3 ये सारे यहाँ पे जी तक आ जाएगा। और ये कितने कोपार्टनर्स हो गए, डी ई एफ जी। और कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे लास्ट होल्डर ही हो गया, कॉमन तो एक ही था जो ओरिजिनल वो था, विथ 3 लीनियर जनरेशन 1 2 एंड 3। तो यानी अब यहाँ पे जी तक ये कोपार्टनर्स है, तो इनके पास ये राइट है पार्टीशन मांगने का। ये मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया है। अगर मैं जनरेशंस बोल रही हूं, यानी बी सी डी B1 C1, just an example, D1 B2 C2 D2 and say C3। अब यहाँ पे अगर हमें कोपार्टनर्स देखना है, ये सारे जॉइंट फैमिली के बंदे हैं, तो यहाँ पे कोपार्टनर्स कौन कौन होंगे, अ कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशन 1 2 3, ए से लेके D2 तक दे आर ऑल कोपार्टनर्स। C3 यहाँ पे कोपार्टनर नहीं है क्योंकि ये 3 जनरेशन के नीचे चला गया।
आपको इसको ये देखना पड़ेगा, मैंने बार बार बोल रही हूँ, अ कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशंस। तो इनका सबसे बड़ा ये राइट है कोपासनस का कि ये ही हैं जो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। पार्टीशन के लिए इन्हें कोई, ये जो हैं बंदे, ये प्रॉपर्टी के साथ पैदा होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज भी 2 तरह की हैं, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। तो ये प्रॉपर्टी के साथ पैदा होते हैं। तो यानी अगर इनके एंसेस्टर्स, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, ये भी हम 3 से ऊपर जाएंगे, तो अगर ये प्रॉपर्टी को सेल करते हैं विदाउट देयर कंसेंट, कौन सी प्रॉपर्टी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, तो ये कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इनका भी शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर आप इनकी कंसेंट लिए बिना, या अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में आप वो प्रॉपर्टी को वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लीगल नेसेसिटी है, बेनिफिट ऑफ एस्टेट है, या एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज है, इसमें आपको कर्ता कौन है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कर्ता को आपकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो इवन अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक्सेप्शनल केस के अंदर आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। पर अगर विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जाता है और इनकी कंसेंट नहीं ली जाती, तो ये जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उनके हिसाब से ये इम्प्रॉपर एलिनेशन है। ये है मिताक्षरा कोपासनस। तो इनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा इनको पावर्स दी गई हैं। पर इनका सबसे इंपॉर्टेंट पावर है पावर राइट टू डिमांड पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली कभी भी अलग नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ जॉइंटनेस। हमेशा ये मान के चलेगा कोर्ट कि ये जॉइंट फैमिली है, हिंदू फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली। बट अगर प्रिजम्पशन जॉइंटनेस का है, अगर पार्टीशन होता है तो ही जॉइंट फैमिली खत्म होती है। पार्टीशन अगर नहीं होता तो वो जॉइंट फैमिली वैसी की वैसी रहती है। तो ये राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, और ये राइट हर मेंबर ऑफ द फैमिली, जॉइंट फैमिली को नहीं दिया गया, सिर्फ कोपासनस को दिया गया है। सिर्फ यही बंदे हैं जो पार्टीशन मांग सकते हैं। सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते। इनके और भी हैं। पहले होता था कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होते थे क्योंकि राइट ऑफ सर्वाइवरशिप था, बट अब ये राइट ऑफ सर्वाइवरशिप खत्म हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है, खत्म ऐसे हो गया है क्योंकि अब सक्सेशन है। सर्वाइवरशिप खत्म हो चुका है पूरी तरह से मिताक्षरा में। पहले जो होता था 2005 से पहले सर्वाइवरशिप मिताक्षरा में था और सक्सेशन दयाभागा में था। दयाभागा मैं बाद में बताऊंगी। तो सर्वाइवरशिप में फ्लक्चुएटिंग होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ए फादर है, बी सी डी इसके बच्चे हैं, तो जब तक ये जॉइंट फैमिली है तो कोई भी विद सर्टेनिटी, अगर यहाँ पे डिवीजन होता है, अभी तक कोई नहीं कह सकता कि यहाँ 4 जने हैं तो 1/4 शेयर मिलेगा। सर्वाइवरशिप का मतलब ये था कि आपके फ्लक्चुएटिंग थे कि अगर किसी की यहाँ पे फॉर एग्जांपल पार्टीशन से पहले आपके शेयर तब फिक्स होंगे जब पार्टीशन होगा। अगर पार्टीशन से पहले फॉर एग्जांपल जो आपको 1/4 शेयर मिला था, आपका एक और भाई पैदा हो जाता है, तो वो जो आपका 1/4 हिस्सा है था, अगर मिलता, आपको मिला नहीं क्योंकि पार्टीशन हुआ नहीं, तो ये डिक्रीज होके, क्योंकि अब बर्थ हो गया है, अब सबको 1/5 मिलेगा। तो अभी आपने सोचा था कि आपको ये 1/4 मिलेगा, पर पार्टीशन से पहले आपका भाई और पैदा हो गया है तो ये शेयर कम होके 1/5 मिलेगा। सिमिलरली अगर पार्टीशन नहीं हुआ और आपका ये डी भाई अभी आपको 1/4 मिलना था, बट हुआ क्या, ये मैं दोबारा से बताती हूँ कि ए बी सी डी, अभी अगर पार्टीशन होगा तो 1/4 होता, बट पार्टीशन नहीं हुआ और एक की डेथ हो गई, तो डेथ से अब ये जो 1/4 मिलना था, अब अगर पार्टीशन होता है तो वो इंक्रीज होके 1/3 होता। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। यानी जो भी सर्वाइविंग कोपासनस थे
वो प्रॉपर्टी को लेते थे। बट मिताक्षरा में फ्लक्चुएटिंग होता था क्योंकि सक्सेशन का नहीं था, एयर्स के पास नहीं जाता था। तो सर्वाइवर्स, जो भी सर्वाइवर को पास्टर्स थे, वो आपस में प्रॉपर्टी को डिवाइड करते थे। तो फ्लक्चुएटिंग होता था, यानी विद द बर्थ आपका शेयर डिक्रीज होता था और विद द डेथ जो शेयर आपको मिलना था वो उससे बढ़ के आपको, अब डेथ हो गई थी तो आपको अब शेयर आपका बढ़ जाएगा। बट अब ये सिनेरियो नहीं है। 2005 की अमेंडमेंट के बाद अब चाहे वो मिताक्षरा है चाहे वो दया भागा है, दोनों पे सक्सेशन अप्लाई होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप अब एबॉलिश हो चुका है, अब ये अप्लाई नहीं होता मिताक्षरा स्कूल में। मिताक्षरा में मैंने अभी बताया कोपास्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले 2005 की अमेंडमेंट से पहले सन 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 ये कोपास्टर्स होते थे, डॉटर्स कोपास्टर नहीं होती थी। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद अब डॉटर्स भी कोपास्टर्स हैं, यानी अपने मायके की साइड पे, अपने फादर की साइड पे अब डॉटर के पास भी ये राइट है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा मांग सके, पार्टीशन मांग सके। ये जो राइट पहले सिर्फ बेटों को दिया गया था, बेटा या बेटे के बेटा या बेटे के बेटे के बेटे का, अब डॉटर्स को भी मिल गया है विद द 2005 अमेंडमेंट एक्ट, जब डॉटर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है जहां पे डॉटर्स को इंक्लूड किया गया। तो अब मिताक्षरा को पास्टरी में जब पहले फीमेल नहीं होती थी, बट अब फीमेल इंक्लूड हो गई है और डॉटर भी को पास्टर है एज हर ब्रदर्स। तो अब सिमिलर राइट्स हैं, चाहे बेटा है या बेटी है, चाहे उसकी ये इमेटीरियल है कि वो शादीशुदा है या कुंवारी है, दोनों के पास ये राइट है प्रॉपर्टी में अपना शेयर मांगने का, और उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा जो कि एक बेटे को दिया जाता है। जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को इक्वल शेयर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही अब कोपार्टनर्स हैं, दोनों ही किसी भी टाइम पे अपना शेयर मांग सकते हैं। और पार्टीशन के लिए उन्हें कोई ये रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी के साथ पैदा हुए हैं, दे हैव अ शेयर इन दिस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो कभी भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं और अपना शेयर ले सकते हैं। रीजन असाइन करना, क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, किस लिए आपको चाहिए हिस्सा, ये कोई आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आपका अपनी प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी के साथ पैदा हुए हैं, तो आपका इक्वल हिस्सा है, आप कभी भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। पर ये वो वाली प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो इसमें इनके पास पूरा राइट है कभी भी अपने हिस्से का, अपना शेयर मांगने का। कई बार ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर कोई बेटा स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी नॉन हिंदू से शादी करता है, तो अब उनका जो बच्चा होगा, क्या वो जब अगर उसका अपने यहाँ पे अपनी फैमिली से रिलेशनशिप सिवियर हो गया, तो क्या उसको उसका जो बेटा पैदा होगा उस शादी से, वो उनके बीच में कोपास्टरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इन केसेस में ये बच्चा जिसने एक नॉन हिंदू से शादी की थी, जो जॉइंट फैमिली का पार्ट था, उसने नॉन हिंदू से शादी की थी और इनका आगे बेटा हुआ है, अगर ये बेटा उसका ब्रॉट अप हिंदू की तरह है, तो इन दोनों के बीच में कोपास्टरी हो सकती है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर पेरेंट्स का रिलीजन डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल फादर हिंदू है और मदर मुसलमान है, और बच्चे का ब्रॉटअप आपको देखना पड़ेगा कि उसका ब्रॉटअप रिलीजन अगर बच्चे का यहाँ पे डिटरमिन करना है, तो जरूरी नहीं है वैसे नॉर्मल केसेस में कि फादर का ही होगा, उन केसेस में ये होगा कि बच्चे का ब्रॉटअप कैसे हुआ है। तो अगर हिंदू फादर है और मदर मुस्लिम है और बच्चे का ब्रॉटअप हिंदू की तरह हो रहा है, तो यहाँ पे बाप और बेटे में यहाँ पे कोपास्टरी शुरू हो सकती है, तो क्योंकि वो बच्चा हिंदू है, उसका ब्रॉटअप हिंदू की तरह हो रहा है, चाहे माँ मुसलमान है, बट क्योंकि उसका ब्रॉटअप हिंदू की तरह हो रहा है, तो वो बच्चा हिंदू है और ये कोपास्टरी यहाँ पे इस फादर और बेटे की शुरू हो सकती है।
ये अलाउड है। जब आप कोपार्टनर्स होते हैं या जॉइंट फैमिली का पार्ट होते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली के मेंबर जितने भी ये हैं, इनको इक्वल एंजॉयमेंट है सब कुछ, राइट। जो मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली है, राइट ऑफ मेंटेनेंस है उनका, राइट ऑफ रेजिडेंस है, उनको राइट टू पार्टीशन नहीं है। सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर्स को राइट टू पार्टीशन सिर्फ ये लिमिटेड नंबर के बंदों को है, जो कि मैंने बताया कौन कौन कोपार्टनर्स हैं। क्योंकि ये कोपार्टनर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकते हैं और पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। तो यही हैं जो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं और इनको शेयर भी मिलेगा जब प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। पार्टीशन हम बाद में लेंगे, वो बात का ये है, अभी हम लोग मिताक्षरा कोपार्टनरी कर रहे हैं। इसके अलावा कोपार्टनरी विद इन कोपार्टनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में अगर हम लोग ऐसे लेते, ए है, बी सी डी है, इसका B1 B2 बच्चा है, इसका C1 है, इसका D1 D2 है, ऐसी फैमिली है, बड़ी फैमिली है ये। अब इसमें अगर ये कोपार्टनरी चल रही है, क्योंकि अ कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर, ये विद इन 3 में आ रहे हैं, तो ये सारे कोपार्टनर्स हैं। अब हो सकता है कि ये बी की डेथ हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाए, इसका भी आगे बच्चा है, तो यहाँ पे अगर बी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे ये इसकी कोपार्टनरी भी, क्योंकि इसके भी बच्चे हैं आगे, B1 B2, ये B3 है और मैं आगे ये है, तो विद इन अ कोपार्टनरी, एक ही कोपार्टनरी तो चल ही रही थी, अब बी की भी अपनी यहाँ पे कोपार्टनरी शुरू हो जाएगी। तो यानी कोपार्टनरी विद इन कोपार्टनरी हो सकती है। तो ये है मिताक्षरा कोपार्टनरी। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेते हैं तो प्रॉपर्टी 2 तरह की है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है और उसको हम कोपार्टनरी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसको हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरी तरह की होती है सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है ये फॉर एग्जांपल आपकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी जो म्यूचुअली एक्वायर्ड है, जितने भी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी को म्यूचुअली एक्वायर किया, या आपने जॉइंट फैमिली फंड से मिलके कोई प्रॉपर्टी ली है, इनके ये सारी आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी मैंने अभी बोला कि सेम चीज है। एंसेस्टर में यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पैटर्नल साइड में इनकी कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो वो आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपके नाना या मामा या कोई भी है ये नहीं माने जाएंगे। एंसेस्टर्स मीन्स आपके फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ऑन द पैटर्नल साइड। तो इनसे जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अगर आपको आपके नाना से कोई प्रॉपर्टी मिली है, मामा से कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं गिना जाएगा। म्यूचुअली एक्वायर कर रहे हैं, कई बार ऐसे होता है हम अलग अलग काम करके आते हैं और जो पैसा जो मिलता है हम कॉमन स्टॉक में रख देते हैं जिससे जॉइंट फैमिली का खर्चा चलता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेस तरीके से बताना होता है कि हाँ मैं जॉइंट फैमिली का ये हूँ। अगर आप इम्प्लाइड तरीके से भी आपका बिहेवियर का पता चल रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप कमा के आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली फंड्स में डाल देते हैं वो चीज, यानी यू वांट इट टू बी ट्रीटेड एज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो जो म्यूचुअली एक्वायर है, जो थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक है, जो भी आप जॉइंट फैमिली फंड से खरीद रहे हैं सारे मिलके, दैट इज योर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, इनको हम एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। और यानी ये वो प्रॉपर्टी है जहां पे आप अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। यहाँ पे कोपार्टनर्स आते हैं एंड ये कोपार्टनर्स अगर आप अपनी आप इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपार्टनर्स या कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है तब आप बेच रहे हैं, तो ये कोपार्टनर्स जो हैं आपको उस कोर्ट में ले जाके आपके अगेंस्ट केस डाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में इन सब का, ये सब इस प्रॉपर्टी में हकदार हैं। दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड होती है। सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड में बंदे का वो बंदे ने अपनी मेहनत से कमाई होती है, चाहे उसको गिफ्ट से मिली होती है, तो ये सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केसेस हैं। इस प्रॉपर्टी में आपके बच्चों का
कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी एक्सक्लूसिव अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहें ये आप अपने बच्चों को ना देके आप अनाथालय में भी दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं जिसको आप देना चाहें। आप विल बना दें और उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ उनको मतलब वो प्रॉपर्टी वो विल के अकॉर्डिंग जाएगी। तो इसमें आपके बच्चों का कोपासनर्स का कोई भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है आप अपनी मर्जी से पूरी तरह खर्च भी कर सकते हैं। आपको कोई किसी के आगे आप आंसरेबल नहीं है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अगर आप खर्चेंगे तो यू आर आंसरेबल बिफोर द कोपासनर्स। बट सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, आपकी मेहनत की प्रॉपर्टी है, आपको गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेकंड कैटेगरी में आती हैं। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल मैंने अभी नाना का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई नाना से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है वो आपके एंसेस्टर नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चाहें खर्च कर सकते हैं। आपके बच्चों का इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। आपके फादर ने आउट ऑफ गिफ्ट एंड आपको कोई गिफ्ट दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो यानी गिफ्टेड जो प्रॉपर्टी है वो भी सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड के दायरे के अंदर आएगी। ये प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, इसमें आपके बच्चों का कोई हक नहीं है। प्रॉपर्टी जो आप अपनी मेहनत की कमाई से खुद अपने खून पसीने की कमाई है और फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मेहनत से कोई घर खरीदा, वो आपकी कमाई का घर है, आपके अपने पैसों का घर है, कोई जॉइंट फैमिली फंड्स नहीं लगे हुए उसके अंदर, तो वो आपकी सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और जैसे मर्जी आप चाहें आप उसको खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन्ड ऑन पार्टीशन, अब कई बार होता है कि आपको पार्टीशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, ए बी सी डी C1 C2 D1 D2, just an example. A is a father, B C D इसके बच्चे हैं, C के आगे दो बच्चे हैं C1 C2, D के दो बच्चे हैं D1 एंड D2। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, पार्टीशन होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, अगर यहाँ पे पार्टीशन होता है तो A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, अपनी फैमिली को लेके D अलग हो जाएगा। तो एक फैमिली से 1 2 3 4 फैमिलीज इमर्ज हो गई। अब सबको अपना अपना पैसा मिलेगा, 1/4 1/4 1/4 शेयर डिवाइड होगा, 4 जने हैं, 1/4 1/4 1/4 शेयर डिवाइड होगा। यहाँ पे जो B का 1/4 शेयर है सबको 1/4 मिलेगा, इसको भी 1/4 मिलेगा, इसको भी 1/4 मिलेगा। B के आगे कोई बच्चे नहीं है, तो ये जो B का 1/4 शेयर है ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पे ये इस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च कर सकता है, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटस है ये सेपरेट प्रॉपर्टी का है। द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न टू बी, फॉर एग्जाम्पल इसने ये पैसा नहीं खर्चा या ये प्रॉपर्टी को नहीं खर्चा, सपोजिंगली बाद में इसका बच्चा हो जाता है से B1। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो नहीं खर्ची गई, जिसका स्टेटस सेपरेट प्रॉपर्टी का था, अब ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी और क्योंकि ये अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो गई तो अब ये अपनी मर्जी से इसको नहीं खर्च कर सकता। तो प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड ऑन पार्टीशन, इफ यू डू नॉट हैव एन ऑफस्प्रिंग, दैट्स योर सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। बट द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न, अगर आपने वो प्रॉपर्टी नहीं खर्ची तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या कोपासरी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। अब आप उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से नहीं खर्च कर सकते और अगर आप खर्चेंगे तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसका बच्चा B1 पैदा हो गया, वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड ऑन पार्टीशन, बच्चा नहीं है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को खर्च कर देते हैं तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, नहीं होगा। बट अगर बच्चा पैदा हो गया और प्रॉपर्टी नहीं खर्ची गई तो जो स्टेटस उसका सेल्फ एक्वायर्ड सेपरेट का था अब वो कन्वर्ट होके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हो गया। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हो गया,
कन्वर्ट हो गया, तो यानी अब मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। अगर अब आप अपनी मर्जी से खर्चेंगे वो प्रॉपर्टी, तो आपका बच्चा उसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस बच्चे का भी उसमें राइट है, शेयर है उस प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन्ड ऑन पार्टीशन, दैट इज ऑल्सो सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। गेन्स ऑफ लर्निंग एक हम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं। गेन्स ऑफ लर्निंग मतलब आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। आप कितनी एजुकेशन लेते हैं, कितना टैलेंट होता है आप उससे कमाते हैं, कितनी चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ से आप ये चीज़ें कमाते हैं। पहले एक जब गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट पास हुआ था 1930 में, बट बिफोर दिस एक्ट डिफरेंशिएट किया जाता था कि अगर आप बच्चे को ऑर्डिनरी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती थी, पर अगर उस बच्चे को, जो जॉइंट फैमिली का बच्चा था, उसको आप स्पेशलाइज जॉइंट फैमिली फंड्स लगाए जा रहे हैं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो जो भी वो कमाता था तो वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता था। बट ये माना गया कि जो डिमार्केशन है बड़ा वियर्ड है, बहुत बेकार सा है कि ऑर्डिनरी ट्रेनिंग है तो जॉइंट फैमिली का नहीं होगा, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है तो जॉइंट फैमिली उसको देना पड़ेगा, वो जॉइंट फैमिली का फंड है। तो ये डिमार्केशन खत्म हो गया है गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 से। अब ये कहते हैं कि जो भी आप कमाते हैं वो आपकी सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। बट कई बार ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल किसी चीज में जॉइंट फैमिली फंड्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई और उसके बाद आपको क्लिनिक खोल के दिया गया जो कि जॉइंट फैमिली फंड्स लगे हुए हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो जॉइंट फैमिली का पार्ट होगा, बट आप तो सैलरी डिराइव करेंगे, आपको जो मिलेगा दैट इज योर सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप इंजीनियर अगर हैं तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो जो भी आप कमाएंगे कहीं पे भी लगते हैं वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मेहनत की कमाई है। पर अगर जॉइंट फैमिली फंड्स आपके इंडस्ट्री लगाने में लगे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली जॉइंट फैमिली का पार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी का, एंड आपकी जो सैलरी आप उससे डिराइव करेंगे दैट इज योर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यानी सेल्फ एक्वायर्ड के कई एम्बिट्स हैं, मतलब कितनी उसमें मैंने आपको बताया, गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हो गई, मैटरनल अंकल से, आपके मामा से, आपके नाना से, आपको कहीं शादी के टाइम पे कितने गिफ्ट्स मिलते हैं, कहीं कभी भी ये मिलते हैं, पार्टीशन के थ्रू अगर आपका होता है, गेन्स ऑफ लर्निंग के थ्रू होता है, आपकी मेहनत से आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को रिकवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली हाउस है बट आपको जॉइंट फैमिली है, तंगी हुई या क्या हुआ, लॉस हो गया कुछ बिजनेस में, आपको वो घर बेचना पड़ गया, जॉइंट फैमिली का वो घर था, पर बाद में आपने मेहनत करके अपनी कमाई से, आपके फीलिंग से उस घर के साथ, ये आपने अपनी मेहनत करी, आपने कमाया और फिर वो घर खरीद लिया, तो अब वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो आपने घर खरीदा है ये आपकी अपनी कमाई का घर है, एंड यहाँ पे ये आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसमें जॉइंट फैमिली के मेंबर्स क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो हमारा पैतृक घर था, ये वो बिक गया था, उसको खरीदा कैसे गया, आपने कमाई करी, आपने मेहनत की, आपने खून पसीने की आपकी कमाई थी, आपने पैसे जोड़े, फिर आपने अपनी मेहनत की कमाई के वो मकान खरीदा, तो वो अब आपका सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं एंसेस्ट्रल, हम प्रॉपर्टीज को दो तरह में डिवाइड करते हैं, एंसेस्ट्रल और सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल में को पास्टर्स का बर्थ राइट होता है, चैलेंज करते हैं अगर विदाउट जस्टिफिकेशन उसको आप एलिनेट कर रहे हैं, बट ये चीज़ आप अगर आप सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड में किसी को दे देते हैं क्या, उसमें कोपास्टर्स का बर्थ राइट नहीं है, वो आप उसको कर सकते हैं, वो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो आप जिसको मर्जी चाहें वो प्रॉपर्टी आप उसको दे सकते हैं। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो कर्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कर्ता बेसिकली हम सीनियर मोस्ट मेंबर को कहते हैं। पहले सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता था, बट क्योंकि 2005 अमेंडमेंट एक्ट आया और डॉटर्स को इंक्लूड कर दिया, तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज द कर्ता ऑफ द जॉइंट फैमिली। कर्ता का बेसिकली इसकी बहुत पावर्स हैं। कर्ता है जो जॉइंट फैमिली को पूरा संभाल के रखता है, सारे उसके अफेयर्स मैनेज करता है,
कोई भी आर्बिट्रेटर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो रेफर करता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं बाद में वो बाइंडिंग हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज, पावर टू कॉम्प्रोमाइज है, पावर टू रेफर एनी मैटर टू आर्बिट्रेटर है। कई बार ऐसे होता है कि सोशली लीगली ये आपको रिप्रेजेंट करता है बाहर, तो ये जितने डिसीजन होते हैं बाइंडिंग हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ऑब्वियसली ये माना जाता है कि कर्ता कोई भी डिसीजन लेगा वो जॉइंट फैमिली के बेनिफिट के लिए ही होगा, क्योंकि एवर हैंगिंग स्वॉर्ड ऑफ कर्ता आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि घर में अगर फॉर एग्जाम्पल कर्ता इतना कर सकता है कि सीइंग द अफेयर्स ऑफ द फैमिली, वो ये कर सकता है कि 4 कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3 भाई हैं या 4 फैमिलीज हैं और 4 ही कमरे हैं, पर उनमें से 2 की शादी हुई है, 2 अनमैरिड बच्चे हैं। तो कर्ता ऐसे कर सकता है कि मैरिड को अलग अलग कमरे दे दे, उनको एक कमरे में शेयरिंग के लिए कह दे। ये आप कैसे घर को मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिस इज कर्ता के पास बहुत वेरियस पावर्स होती हैं, वो इसको आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा एवर हैंगिंग स्वॉर्ड ऑफ पार्टीशन हमेशा रहता है। ये रहता है कि कल को कुछ भी वो ऐसा कदम करे जो एक की फेवर में और दूसरे की फेवर में नहीं है, तो जिसकी फेवर में नहीं है वो कोर्ट में चला जाएगा और अपना हिस्सा मांग लेगा। तो कर्ता जो रीजनेबल मैन कर सकता है, प्रूडेंट मैन करता है, कर्ता उसके अकॉर्डिंग मतलब चीजों को करता है, ये हैंडल करता है चीजों को। सीनियर मोस्ट होता है, स्यू जनरस पावर है, ऑटोमेटिकली जो भी सीनियर मेंबर है वो कर्ता बनता है। पर कई बार ऐसे हो सकता है कि कर्ता घर में सीनियर मोस्ट है बट मे बी आउट ऑफ इलनेस, मे बी वो सेंसेस में नहीं है, बीमारी है, हैंडीकैप्ड है, नहीं देख सकते, घर का समझ नहीं है, अल्जाइमर्स की बीमारी आ गई है, भूलने की बीमारी है, तो ये मैनेज नहीं कर सकते जॉइंट फैमिली को। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कर्ता जो सीनियर मोस्ट है, आप दूसरे को कर्ता बना सकते हैं, पर उसके लिए अगर सीनियर मोस्ट को आप नहीं बना के बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ऑटोमेटिकली वैसे तो सीनियर मोस्ट ही बनता है, बट अगर सीनियर मोस्ट नहीं देख सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, देन उसकी प्रेजेंस में आप जूनियर मेंबर को भी कर्ता बना सकते हैं। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे जॉइंट फैमिली मेंबर्स को इस चीज की कंसेंट देनी पड़ेगी, मतलब कोपार्टनर्स को, सॉरी, जितने भी कोपार्टनर्स हैं उनको इस चीज की कंसेंट देनी पड़ेगी। अगर इसकी कंसेंट जरूरी है, अगर कंसेंट नहीं है तो जूनियर मोस्ट मेंबर सीनियर मोस्ट के होते हुए कर्ता नहीं बन सकता। जो सीनियर मोस्ट है उसकी तो ऑटोमेटिक पावर है, वो अगर बिल्कुल ठीक है, घर को देख सकता है, घर को मैनेज कर सकता है, अफेयर्स को उसके, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ये कि सीनियर मोस्ट मेंबर ही कर्ता होगा जॉइंट फैमिली का। तो उसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं अगर ये जस्टिफाइड रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया। जहां तक एलियनेशन का सवाल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि कर्ता के पास बहुत बड़ी एलियनेशन का वो है, कर्ता's पावर, और कर्ता के पास वेरियस पावर्स हैं, बट पावर ऑफ एलियनेशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। पहले क्या होता था, गणेश वगैरह ने ये बताया था कि कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता था। 3 एक्सेप्शनल केसेस में क्या थे, आपातकाले, कुटुंब अर्थे और धर्म अर्थे। आपातकाले इज इमरजेंसी के टाइम पे, कुटुंब अर्थे इज फॉर द सेक ऑफ फैमिली, एंड लास्ट इज धर्म अर्थे जो धर्म के कामों में है, फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध हो गया, उपनयन हो गया, क्या हो गया। बट बाद में ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एंड ये बता उसमें हुआ कि सिर्फ कर्ता के पास पावर है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की। प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की। या तो आप कोपार्टनर्स की कंसेंट लो, तो ठीक है, कंसेंट दे दी उन्होंने, तो आप वो बाद में कोर्ट में नहीं जा सकते। या आपके पास एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पहले आपातकाले था अब वो लीगल नेसेसिटी में चेंज हो गया है, कुटुंब अर्थे था अब वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट में हो गया है, और जो धर्म अर्थे था वो एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज में कन्वर्ट हो गया है। इन 3 केसेस में आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपार्टनर्स। तो अगर ये 3 इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट
एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, तो कर्ता के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दे और कोपार्टनर्स इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लीगल नेसेसिटी में आपकी नेसेसिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो केसेस के थ्रू ही आए हैं। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, आपको केस में डिफेंड करना है तो आप जॉइंट फैमिली फंड्स लगा रहे हैं, आपको टैक्सेस देने हैं, होम टैक्स, कितने प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, कितने ड्यूज आते हैं, टैक्सेस आते हैं, उनको अगर वो करना है, घर का कोई सदस्य बीमार हो गया है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें आप दूसरे प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, और कोपार्टनर्स इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट। एस्टेट इज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर घर टूट रहा है, उसकी रिपेयर करवाना है, या एक लैंड को जो कि अनप्रोडक्टिव है, जो गांव में है, उसको बेच के आप यहाँ पे लैंड ले रहे हैं, लैंड की जगह लैंड ले रहे हैं, जमीन की जगह जमीन ले रहे हैं, तो दैट इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट। वो अनप्रोडक्टिव थी, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, यहाँ पे लेके लैंड को लेके आपको उसको देख भी सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और आपको अगर घर बना रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, दैट इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट। पर ऐसे नहीं है कि लैंड बेच के आप अगर मनी बैंक में रख देंगे तो बेनिफिट ऑफ एस्टेट है। एस्टेट की जगह मतलब एस्टेट, लैंड रिलेटेड थिंग, तो ये बेनिफिट ऑफ एस्टेट में आता है। ये भी करता इनको इन केसेस में प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। तीसरा केस है फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, सारी रिलीजियस ड्यूटीज, श्राद्ध है, उपनयन है, नामकरण है, इन केसेस में भी करता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, और इसमें कोपार्टनर्स उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये तीन केसेस हैं, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, जहां पे कर्ता प्रॉपर्टी को, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, और कोपार्टनर्स, मिताक्षरा कोपार्टनर्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं है और आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपार्टनर्स, तो कोपार्टनर्स कैन टेक यू टू द कोर्ट। वो आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट केस डाल सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उनका इक्वल हक है जो आपका भी हक है। वो कोपार्टनर्स हैं, उनके पास राइट है, वो भी हैं, और आपने उनकी बिना इजाजत के वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, इम्प्रॉपरली एलिनेट कर दिया, तो ये इस चीज में वो कर सकते हैं। आज मैंने आपको ये इसमें बेसिकली बताया है, हम लोगों ने जॉइंट फैमिली और कोपार्टनरी का कॉन्सेप्ट लिया है। कोपार्टनरी मिताक्षरा में भी आती है और दयाभागा में भी आती है। इस लेक्चर में यानी लेक्चर 7 में मैंने आपको मिताक्षरा कोपार्टनरी का डील किया है, थोड़ा बहुत बताया है इसके बारे में। मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है क्योंकि ये थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल होता है, दयाभागा लिमिटेड स्टेट्स में अप्लाई होता है। तो इसमें जो कोपार्टनर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और वो कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर जनरेशंस होते हैं। ये जॉइंट फैमिली मेंबर से अलग होते हैं। जॉइंट फैमिली में हम लिमिटेड नंबर नहीं कर सकते, सारे जितने भी मेंबर्स हैं उसमें दे आर पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, आप उसमें नंबर लिमिट नहीं कर सकते। बट कोपार्टनर्स जो हैं जॉइंट फैमिली का पार्ट हैं, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर। सारे जॉइंट फैमिली मेंबर्स पार्टीशन नहीं मांग सकते, सिर्फ कोपार्टनर्स जो लिमिटेड इन नंबर हैं वो पार्टीशन मांग सकते हैं, और जब पार्टीशन मांगते हैं और प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो उनको उस प्रॉपर्टी में शेयर भी मिलता है। कोपार्टनर्स के बहुत ज्यादा राइट्स हैं, बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू डिमांड पार्टीशन है। तो यही वो बंदे हैं जो कोपार्टनर्स जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांग सकते हैं। सबको ये राइट नहीं दिया गया। तो मैंने बताया था कि पहले सिर्फ सन होता था, पर 2005 की अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो दैट मीन्स अब मिताक्षरा में फीमेल कोपार्टनर हो सकती है। तो चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड डॉटर है, वो कोपार्टनर है, और अगर वो कोपार्टनर है तो वो जॉइंट फैमिली में अपना शेयर मांग सकती है, अपना हिस्सा मांग सकती है। प्रॉपर्टीज 2 तरह की है, मैंने अभी बताया, जॉइंट फैमिली और सेपरेट। जॉइंट फैमिली में इनका पूरा हक होता है कोपार्टनर्स का, इसी को ये चैलेंज करते हैं। सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए थे। इन केसेस में
कोपासनर्स का कोई राइट नहीं होता, और ये जिसकी प्रॉपर्टी है वो बंदा अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो इसमें कोपासनर्स इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने इस लेक्चर में ये लिया था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा लेक्चर 8 होगा, मैं इसमें दया भागा स्कूल के बारे में बताऊंगी और डिफरेंस मिताक्षरा और दया भागा के बारे में बता के मैं उसमें पार्टीशन जो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जॉइंट फैमिली को खत्म करने के लिए पार्टीशन होना जरूरी है, पार्टीशन मांगना जरूरी है। तो ये कैसे होता है क्या, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगी। धन्यवाद। Hi, my name is Gillette Sam, and I teach sociology at IIT Kanpur. Today, I want to tell you a little bit about what sociology is. In order to go ahead and study sociology, one of the things you need to develop is a sociological way of thinking. Now, this capacity to think in a sociological manner was termed as the sociological imagination by an American sociologist called C. Wright Mills in 1959. He argued that in order to think in a sociological manner, you should be able to have two different skill sets. The first skill set would require you to have the capacity to think beyond the problems that individuals face. So, if you encounter a problem that some one individual is facing, you should be able to connect it to a broader public problem. Mills gave the example of people in his neighborhood. He says, if there is one person who is unemployed in the neighborhood, that seems to be an individual problem. But as a sociologist, you're expected to dig around a little. So you come across a couple of other people in your neighborhood who are also unemployed. That indicates to you that rather than being a specific problem, there is a larger public issue at hand. So as a sociologist, you're supposed to look at individual problems and see how they are connected to broader public issues. The second capacity that you're expected to develop as a sociologist is the capacity to link an individual's biography with history. Historical thought may not come to you as the first thing that's connected to sociology, but it plays a pretty important role in the field. So Mills argues that rather than looking at a problem in the here and now, it's important to trace that long historical trajectory that may be connected to this individual problem. Let me give you an example from India, right? Let's say you look at the women in your family. Let's see at what age do they get married. So you may see that your sibling is getting married at the age of 25. Go back one generation. At what age did your mother get married? You may find that she got married a little younger, let's say 21. Go back another generation. At what age did your grandmother get married? You may find that she got married even younger, 18 or possibly even younger than that. So this capacity to see how the history of a family then influences the age at which your sibling got married, that is the capacity to bridge the biography of a person, or rather by biography we can also think of the biography of a particular problem with history. What has happened in the past? How is that connected to this individual or this problem in the present? Thank you.